CH2। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। टर्मिनल वालों को छोड़ दो, टर्मिनल वालों को छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक दूसरे के साथ अटैच कर दो। ये आ गया इधर डबल बॉन्ड, ये और ये अटैच हो गया। तो ये जो बना इसका नाम है, ये हमारा बुनाएस रबर। इसको SBR यानी स्टेरिन ब्यूटाडाइन, S स्टेरिन, B ब्यूटाडाइन, R रबर, स्टेरिन ब्यूटाडाइन रबर। ओके, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, बाय यूजिंग द 1,3 ब्यूटाडाइन एंड यूजिंग द स्टेरिन एज अ मोनोमर, get the up to the end time, get the polymer that is called as the SBR, स्टेरिन ब्यूटाडाइन रबर। ओके, नोट डाउन कर लो रिएक्शन, SBR रबर। उसके बाद नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा अनदर पॉलीमर बुनाएस रबर। कैसे होता है, इज एन इलास्टोमर। कैसे बनाया है, कोपॉलीमर ऑफ 75 पार्ट ऑफ ब्यूटाडाइन एंड 25 पार्ट ऑफ द स्टेरिन। बुनाएस सुपेरियर टू द नेचुरल रबर। ठीक है ना, कैसे होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज superior to the natural rubber with regard to the mechanical strength and has the abrasiation resistance, hence it is used in a tire industry। आप ये देख पा रहे हो कि जो हाई क्वालिटी ऑफ जो रबर है, ये यहाँ पर ये जो आपका सोल है, ये दिस कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग द बुनाएस रबर। उसके बाद नेक्स्ट रबर है नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर, these are the artificial rubber, बुनाएस, नियोप्रीन, these are the artificial rubber, नियोप्रीन रबर। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर द नियोप्रीन रबर, इसको कैसे बनाया जाता है। So, by preparing the neoprene rubber, use a monomer that is called as the chloroprene। नियोप्रीन रबर को प्रिपेयर करने के लिए जो मोनोमर यूज करते हैं उसका नाम क्या है, क्लोरोप्रीन। CH2 डबल बॉन्ड C, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नाम बता सकते हैं, IUPAC नाम बताइए, बोलिए। 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन ना, ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन। तो ये है आयुपैक और ये उसका कॉमन है। ओके, सो व्हाट विल बी हैपन, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कराना है। ध्यान में रखिए, जब भी आप पॉलीमर बनाते हैं तो फर्स्ट हमारा लुकआउट होता है डबल बॉन्ड में से सारे बॉन्ड को, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करा दो, टर्मिनल वालों को छोड़ दीजिएगा और बाकी बीच वालों को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका कैसे बनेगा, CH2 CCl, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करा दो, ठीक है, तो ये एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। उसके बाद CH2, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करा दो, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कराना है। टर्मिनल वालों को छोड़ दो, टर्मिनल वालों को छोड़ दो, वो इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, बीच वालों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दो। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH up to the end time and form the polymer that is called as the neoprene rubber। तो ये जो आपका बना है, ये क्या है आपका, neoprene rubber। ओके, so write down the reaction of the neoprene rubber, neoprene rubber। ठीक है, अब देखते हैं कैसा होता है नियोप्रीन रबर।
So neoprene can be prepared by using the monomer chloroprene या 2-chloro-1,3-butadiene, rapidly present, polymerized in presence of oxygen. Vulcanization of neoprene take place in the presence of magnesium oxide. अब ये जो रबर जो आपको मिला है यहाँ पर, आपको पता है अगर ये रबर की अगर स्ट्रेन बढ़ाना है और अच्छा उसको प्रिपेयर करना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वल्कनाइज करते हैं. प्रीवियस क्लास में देखा है हमने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. क्या होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, किसी को याद आ रहा है? हाँ, जो रबर होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं बाय एडिंग द सल्फर या फिर एनी अदर मटेरियल. लाइक यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इसके अंदर में क्या ऐड किया जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड किया जाएगा टू एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रबर. एंड ये जो मिलेगा उसको हम करेंगे वल्कनाइज्ड रबर. ये जो मिला है ये क्या रहेगा हमारा, वल्कनाइज्ड रबर. वल्कनाइज्ड ये प्रोसेस है जो हमारे पास रबर है उसकी स्ट्रेन कैपेसिटी को बढ़ाना है, एनहेंस करना है तो उसको प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं. okay. तो नियोप्रीन ये जो हमारा बना है नियोप्रीन रबर, रेजिस्टेंस टू द पेट्रोलियम वेजिटेबल ऑयल लाइट एज वेल एज हीट, इससे वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो रबर की प्रॉपर्टीज है. Neoprene is used in making hose pipe for transport of the gasoline making gasket, manufacturing of the insulator cable, ये आप देख पा रहे हैं, jockets, belts for the power transmissions and the conveyor, ये power transmission belt, ये जो cables वगैरह है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो cables है ये इससे प्रिपेयर किए जाते हैं. conveyor system, power transmission, they can be prepared by using the neoprene rubber. तो ये उसके यूजेस हुए, यूजेस ऑफ द neoprene rubber. उसके बाद नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा विस्कोस रेयॉन. अनदर पॉलीमर है विस्कोस रेयॉन. ओके, अब ये विस्कोस रेयॉन कैसे प्रिपेयर करते हैं पहले वो देखते हैं, देन उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग. विस्कोस रेयॉन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लेते हैं सेलुलोज, दैट इज कॉल्ड एज द पल्प वुड. वुड का जो पल्प होता है उसको यूज किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं CELLOH, सेलुलोज पल्प वुड. रिएक्ट विद द बेस NaOH, क्या होगा यहाँ पर, ये H2O को रिमूव करा और ये ONA को ऐड करा दो, तो ये मिला आपको अल्कली सेलुलोज. ठीक है ना. दिस अल्कली सेलुलोज रिएक्ट विद CS2 केमिकल, कार्बन डाई सल्फाइड CS2. तो ये जो CS2 है यहाँ पर ये डायरेक्टली ऐड हो रहा है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा एंड गेट दिस वन, यहाँ पर ऐड हो गया है CS2. देन दिस सेलुलोज हैंथेट रिएक्ट विद H2O. जब आप उसको रिएक्ट करोगे H2O के साथ तो इसको हम लिखते हैं HOH. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये Na और ये OH, NaOH रिमूव हो गया और ये जो H है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, NaOH रिमूव हो गया. इन द नेक्स्ट स्टेप द एक्सेस ऑफ H2O रिएक्ट, एक्सेस ऑफ H2O रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग. एक्सेस ऑफ H2O ये जो आपने जो भी CS2 ऐड किया था उसको रिमूव कर देगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा. अब देखिए जो आपने लिया वही आपको मिला है, आपने लिया था सेलुलोज पल्प वुड, आपको वही मिला, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज अ
रीजनरेटेड सेलुलोज, रीजनरेटेड वो प्रोसेस होकर बना है, ये उतना यूजफुल नहीं है, आपने उसको प्रोसेस कर कर रीजनरेट बनाया है, तो इसको कहते हैं रीजनरेटेड सेलुलोज, और इसका नाम क्या है, विस्कोस रेयॉन। ठीक है, तो ये रीजनरेटेड सेलुलोज है। अब देखते हैं इसका यूज वगैरह कहां पर करते हैं। विस्कोस रेयॉन is a semi-synthetic fiber which is regenerated cellulose, क्योंकि आप वुड पल्प ले रहे हो, वुड पल्प दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलोज, सेलुलोज फ्रॉम द वुड पल्प, वुड का पल्प ले रहे हैं आप वहां पर, ट्रांसफर इनटू द विस्कोस रेयॉन। सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज यूनिट, हैज द मोलिकुलर फार्मूला C6H10O5 up to the end time. Modified representation of this one is cell OH, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इसको हम क्या लिखते हैं, सेल OH लिखते हैं। इज यूज इन द रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया है, सेलुलोज रिएक्ट विद द NaOH टू फॉर्म द सेलुलोज, कन्वर्ट इनटू द, जो भी रिएक्शन हुई उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये हमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जस्ट हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन, वुड पल्प ले रहे और ये रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन है, ये जो रिएक्शंस हुई है, दिस इज द रिएक्शन of the spinning machine into the acid but which is regenerated cellulose fiber is precipitated। तो इस तरह से हमारा फॉर्म होता है रीजनरेटेड सेलुलोज। ठीक है, तो जो आपने वुड पल्प लिया है वो आप डायरेक्टली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते थे, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए ये प्रोसेस किया गया, अब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, यूजफुल फॉर्म में ला सकते हो, जो कहते हैं हम लोग रीजनरेटेड सेलुलोज। जिससे ये पेपर वगैरह बनते हैं तो वुड पल्प ही यूज किया जाता है, पता है ना आपको, पेपर वगैरह बनाने के लिए। तो ये फॉलो दिस प्रोसेस रीजनरेटेड सेलुलोज। तो इस तरह से हमारे केमिकल आर्टिफिशियली जितने भी पॉलीमर हैं वो एंड हो चुके हैं। अब हमारे सामने एक थोड़ा सा थेराटिकल पार्ट है, एक छोटा सा थेराटिकल टॉपिक है, एंड उसके बाद लास्ट क्लास है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। लेसन बहुत कम मार्क के लिए है लेकिन बहुत बड़ा है, जैसे 3 मार्क के लिए लेसन है, लेकिन पॉलीमर के रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मोलिकुलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोलिकुलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, देखते हैं क्या होता है। पॉलीमर यूजली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोलिक्यूल हैव द डिफरेंट मोलिकुलर मासेस। जब भी आप पॉलीमर बना रहे हो, कोई भी जब आप पॉलीमर बनाते हो, इफ यू आर मेकिंग द पॉलीमर you have take the same or different monomer, क्या लेते हैं आप, सेम या डिफरेंट मोनोमर लेते हो। सो दिस हैविंग द मोलिकुलर मास, इनका एक क्या होगा आपका, हर एक कंपाउंड का क्या रहेगा, मोलिकुलर मास होता है। सो मोलिकुलर mass of a polymer is an average of the molecular masses of the constituent molecule। मोलिकुलर मास कैसा होता है, सभी का हम लोग एवरेज लेते हैं उसके मास का। मोलिकुलर मास ऑफ अ पॉलीमर डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब वो बोल रहा है जो मोलिकुलर मास है वो किस पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोलिकुलर मास तो ठीक था, वो हमें पता है मोलिकुलर मास क्या होता है, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, मोलिकुलर मास किस पर डिपेंड होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर मोलिक्यूल। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर मोलिक्यूल। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोनोमर आर यूज, कितने यूज कर रहे हैं आप नंबर ऑफ मोनोमर। मान लीजिए आप इथिन बना रहे हो, पॉलीथीन बना रहे हो, ये हमारा बन गया पॉलीथीन, इसमें आपने लिया मोनोमर यूथीन, ठीक है ना। तो ये हाउ मेनी नंबर यू हैव टेकन, यहाँ पर n लिखते हो ना। सो व्हाट इज द n नंबर, 10, 20, 30, कितने ले रहे हो, दैट नंबर, जो भी नंबर ले रहे हो वहां पर, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, नंबर ऑफ यूनिट्स।
मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीमर डिपेंड अपॉन देयर मोलिकुलर मासेस। डेफिनेटली जो भी आप पॉलीमर बनाने जा रहे हो वो किस पर डिपेंड करेगा? मोलिकुलर मासेस पर। मतलब जो भी आप मोनोमर यूज कर रहे उस पर मतलब क्या रहेगा? हर एक का कैलकुलेटिव पार्ट में क्या रहेगा? मोलिकुलर मास। लो मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर आर लायबल ऑफ द ब्रिटल, have low mechanical strength. If a polymer is allowed to attain a very high molecular mass, it becomes the tough and the unmanageable. Obviously जितना ज़्यादा आप मास लोगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। उस पॉलीमर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। Both these and are a polymer must possess a molecular mass more than more than certain minimum value in order to exhibit the property needed for the particular application। मतलब जो भी आप पॉलीमर प्रिपेयर करने जा रहे हो उसकी जो स्ट्रेंथ है मतलब वो कैसे चाहिए आपको, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द मास। टोटली किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। मतलब ये डिसाइडेड करेगा, ये जो आप ले रहे हैं इसको, ये डिसाइडेड करेगा कि ये पॉलीमर जो होगा उसका एप्लीकेबल पार्ट क्या रहेगा, कैसे बनेगा। So all these are things depend upon this molecular mass or degree of the polymerization पर depend करेगा। So this minimum molecular correspond to the critical degree of polymerization, but the polymerization process has to control after the certain stage. Polymer containing hydrogen bonding, the critical degree of polymerization lower than those of the containing the weaker intermolecular force। तो in short इस टॉपिक के अंदर में आपको शॉर्ट में, एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, भविष्य में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पर जस्ट उन्होंने यहाँ पर जस्ट एक आइडिया दिया कि जो भी आप पॉलीमर बनाते हैं दैट पॉलीमर की जो भी स्ट्रेंथ है, प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन दिस डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द मोलिकुलर मास। इस पर वो डिपेंड रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जस्ट आपको वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया कि आपको पता रहे कि इस तरह के भी वर्ड पॉलीमर के अंदर में यूटिलाइज होते हैं। बिकॉज पॉलीमर रिसेंटली एक ट्रेंडिंग केमिस्ट्री है, एडवांस केमिस्ट्री यानी पॉलीमर। मतलब ये जो भी जितना भी बदलाव देख रहे हैं, ये सब कुछ जो देख रहे हैं, ये सब कुछ पॉलीमर है। ईच एंड एवरीथिंग पॉलीमर है। आपके घर में जो भी लोहे की चीज़ें थी वो रिप्लेस हो गई फाइबर से, प्लास्टिक से, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर जितना एडवांस बन रहा है, आपकी ये जो ग्लास थे पहले, आपके चश्मे के ग्लास थे, अभी फाइबर के आते हैं, अभी टूटने पर भी न ब्रेक होने वाले आ रहे हैं, ये कौन बनाता है? पॉलीमर। हाँ, ये सब कुछ आपकी ये जो एडवांस जो लाइफ है, ये एडवांस लाइफ ही पॉलीमर है, ठीक है ना। तो ये जो भी आप चेंजेस देख रहे हैं, जो भी बदलाव देख रहे हैं, ये सब कुछ पॉलीमर है। तो पॉलीमर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एडवांस फील्ड है केमिस्ट्री के अंदर में। देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारा, जैसे क्लासिफिकेशन में भी आया था, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब तक हमने जितने भी पॉलीमर पढ़े वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सभी। ये आपका बेकेलाइट, ये बटन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फ्रीज का कवर, ये सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पीवीसी पाइप नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो आपके घर के अंदर में पाइपलाइन। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है ना। तो लेकिन साइंटिस्ट लोग वर्कआउट कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पर। जैसे आप देख रहे हो कि प्लास्टिक कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अभी ये जो ये वो जो आता है, तो आप देखते हो ना, कचरा सब कुछ हम नालियों में डालते हैं। गवर्नमेंट कितने बार बोलती रहती है प्लास्टिक यूज़ मत करो, लेकिन हम दुकान के पास जाएंगे तो क्या मांगेंगे? प्लास्टिक में दो। ये मुझे ये समझ में नहीं आता, जब हम ये आधा किलो का मोबाइल यूज़ कर सकते तो 50 ग्राम की प्लास्टिक नहीं कैरी कर सकते, छोटी सी थैली कर सकते, बट आदत नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी जाए हम लोग, क्योंकि उसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्लास्टिक यूज़ करने से प्रॉब्लम नहीं है, वो डिग्रेड नहीं होता ना। प्रॉब्लम क्या है? उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बन चुकी है, मतलब आफ्टर यूटिलाइजेशन वो पानी में डालने पर
डिग्रेड हो जाएगी, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है। 1 डजन केले लेने जाओगे 60 रुपए के, उसकी प्लास्टिक की 50 रुपए की, बायोडिग्रेडेबल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो साइंटिस्ट वर्कआउट कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के ऊपर में, कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किस तरह से उसको कम किया जा सकता है। तो लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। मेडिकल फील्ड में ये जो स्ट्रेचेस लगाते हैं आप कुछ कटने के बाद, ऑपरेशन के बाद, तो आपने देखा होगा पहले स्ट्रेचेस को रिमूव करना पड़ता था, अब डिग्रेडेबल आ रहे हैं, मतलब आफ्टर उसका ड्यूरेशन के बाद वो मिक्स हो जाते हैं, उसको आपको रिमूव करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल स्ट्रेचेस आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो बोन फ्रैक्चर हो जाने के बाद वहां पर रॉड डालते हैं, क्योंकि विदाउट रॉड तो वो फिक्सेशन नहीं होगा ना, सपोर्ट चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था, वो रॉड डाल दिया, ऑपरेशन कर लिया, जब वो आपका बोन अटैच हो जाएगा तो आफ्टर 6 मंथ जो भी उसका पीरियड रहेगा, उसके बाद उसको रिमूव करना पड़ता है, मतलब वो जो रॉड डाले, क्योंकि वो रॉड तो ओवरऑल आयरन का ही रहेगा ना, स्टेनलेस स्टील आयरन जो भी यूज करते होंगे, सो दैट मीन्स उसको बॉडी में तो रख नहीं पाएंगे, उसको तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉइजन क्रिएट करेगा ना। तो आप फिर से आपको एक छोटी सी सर्जरी करना पड़ेगा और उसको रिमूव करना पड़ता है। तो अब क्या है, बायोडिग्रेडेबल रॉड है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, उसको डालो, ऑपरेशन कर लो, जब आपका वो जुड़ जाएगा उसके पीरियड के बाद वो आपके बोन में मिक्स हो जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिलने वाला है तो वो मेडिकल फील्ड को मिलेगा, मतलब ओरली सभी चीज़ को मिलेगा, लेकिन मेडिकल फील्ड में हम लोग ऑलरेडी वो चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी अगर आप जाते हो तो जनरली वो ट्रेडिशनल रॉड नहीं डालते हैं, अभी वो बायोडिग्रेडेबल ही, उसके कास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होती है, बट ठीक है, मतलब फिर से ऑपरेशन कर रिमूव करने से तो बेटर है ना, ठीक है ना। तो जनरली अब दो चीज़ें तो रेगुलर ट्रेंडिंग में यूज हो रहे हैं, तो साइंटिस्ट लोग वर्कआउट कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पर, ठीक है ना, क्योंकि उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये वही आपको पता है, सिंपल डेफिनेशन, दे कैन बी डिग्रेडेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द बाय विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबीज। जो भी आप ट्रेंडिंग डेफिनेशन लिखते हो वही सेम लिख सकते हो यहाँ पर, ऐसा कुछ स्पेसिफिक याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी आप 10 तक जो पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, तो सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ओके, तो ये तो हो गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के ऊपर में। सर्टन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर हैव बीन डेवलप वगैरह वगैरह, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जो भी मैंने बताया वो इसमें लिखा है। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल, अब हमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के, एक दिया है PHBV पॉलीमर एंड अनदर दिया है नायलॉन 2 नायलॉन 6। 2 एग्जाम्पल दिए हैं बायोडिग्रेडेबल के, वन है PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जाम्पल, बायोडिग्रेडेबल के पॉलीमर के एग्जाम्पल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क के लिए, एक ही क्वेश्चन था लेसन का, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मतलब पूरा लेसन चला गया और एक ही क्वेश्चन पूछ लिया 4 मार्क के लिए, मतलब बिचौरे की इतनी सारा जो पढ़े वो सब चला गया। हालांकि ऐसा एक ही बार हुआ, ऐसा जनरली नहीं होता है, बहुत रेयर टाइम पर होता है। इस तरह का क्वेश्चन आप पेपर सेटर की गलती भी बोल सकते हो, क्योंकि लेसन इतना बड़ा है, इतने सारे टॉपिक है, इतना सब कुछ छोड़कर आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो छोटा सा, फिर बाकी लेसन का मीनिंग क्या रहा। तो ऐसा जनरली नहीं होता है, बहुत रेयर बनता है ऐसा, इसलिए एक ही बार ऐसा क्वेश्चन था, उसके बाद वो क्वेश्चन ही नहीं आया फिर, ठीक है, और आएगा भी नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या लिखना था, डेफिनेशन बायोडिग्रेडेबल की, एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल PHBV नायलॉन 2 नायलॉन 6, दूसरी डेफिनेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल ये जितने भी आप पढ़े हो सब कुछ, आपकी प्लास्टिक, बेकेलाइट, रबर, ये सभी जो भी आपको याद आते हैं 1-2 लिख लेना था उसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल PHBV, हाउ विल वी प्रिपेयर द PHBV, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड
and the beta hydroxyvaleric acid are the two monomer used to prepare the PHBV polymer. बहुत ही सिंपल है, ये C डबल बॉन्ड OH होता है तो ये H2O को रिमूव करते हैं और दोनों को अटैच कर दो तो ये आपका ये पॉलीमर बन जाएगा, है ना। H2O को रिमूव कर क्या करना है, सिर्फ अटैच कर देना है यहाँ पर दिस पोजीशन पर। तो ये जो पॉलीमर है आपका वो क्या है आपका PHBV। PHBV PHBV is a copolymer of the beta hydroxy carboxylic acid, namely beta hydroxybutyric acid and the beta hydroxy valeric acid. ये दो मोनोमर। Hydroxyl group one of the monomer from the ester linkage. Thus the PHBV is a aliphatic polymer with the name of the beta hydroxybutyrate. PHBV का फुल फॉर्म क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, दोनों के नाम को जोड़ दो, दोनों के नाम को जोड़ देना है। हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, दोनों के नाम को जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा आपका PHBV। PHBV का फुल फॉर्म पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। They can be degraded by the microbes in the environment, so it is the biodegradable polymer। तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। अनदर पॉलीमर दिया है नायलॉन टू नायलॉन 6, नायलॉन टू नायलॉन 6 थ्रेड आपका, जो अभी बात कर रहा था ना मैं, बायोडिग्रेडेबल थ्रेड, दैट इज कॉल्ड एज द नायलॉन टू नायलॉन 6। So nylon to nylon 6 is a polymer, two amino acid किससे बनाते हैं, glycine and the eta amino caproic acid। By using these two monomer, glycine and the eta amino caproic acid, you have to prepare the nylon to nylon 6 is a biodegradable polymer। threads आपके जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, तो ये होते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा लेसन है एंड हो चुका है। कुछ टेक्स्ट बुक पेज नंबर पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर, कुछ पॉलीमर के नाम दिया है, जैसे प्रिस्पेक्स आर द अक्राइलिक ग्लास इज द नेम ऑफ पॉलीमर, ट्रेंडिंग नेम। मोनोमर यूज, उसका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर एंड उसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होता है, लेंसेज, पेन, सिक्योरिटी बैरियर, LCD स्क्रीन, शटर रेजिस्टेंस ग्लास, सो दीज आर द दिस। अब ये पढ़ने पर आपको समझ जाएगा कि पॉलीमर क्या है एक्चुअली। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि ट्रेंडिंग लाइफ यानी पॉलीमर है, तो आपको ये पेज से समझ जाएगा कि आप जो भी यूज कर रहे हो वो सब कुछ क्या है, पॉलीमर है। बूना एन, एडेसिव, रबर बेल्ट, शू स्लोर, गैस्केट, PVC, वाटर पाइप, रेनकोट, फ्लोरिंग, पॉलीएक्रिलामाइड यूज इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक बार आप लोग इसको देख लेना। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा जो लेसन है, मतलब 3 मार्क के लिए है, तो इतने सारे पॉलीमर को याद कैसे रखा जाए, ठीक है ना। इतने सारे जो पॉलीमर है उसको याद कैसे रखा जाए, ओके। तो हमें क्या करना है, एक कंसेप्ट मैप प्रिपेयर करना है, सेम ऐसा ही। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, सेम ऐसा ही बनाएंगे हम लोग। एक क्या बनाएंगे, नेम ऑफ पॉलीमर, नेम ऑफ पॉलीमर, नेम ऑफ पॉलीमर, उसके बाद नेम ऑफ मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर का नेम, उसके बाद प्रॉपर्टीज, और उसके बाद सम यूजेस। ऐसा हम एक ये खुद प्रिपेयर करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, पेज पलटाएंगे स्टार्टिंग से, जितने भी पॉलीमर आ रहे हैं, ठीक है, शुरुआत करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉलीथीन, 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 पॉलीथीन का मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीथीन की प्रॉपर्टी 1-2 और उसके 1-2 यूजेस लिख लिया। उसके बाद ठीक है, ये इसके बाद सेकंड जो भी पॉलीमर आ रहा है आपका, रबर आ रहा है, नेचुरल रबर, रबर, नेचुरल रबर,
ठीक है, नेम ऑफ द मोनोमर, उसका जो भी क्लोरोप्रिन, नेम ऑफ द, उसके कुछ प्रॉपर्टी, उसके यूजेस। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वन टाइम को इन्वेस्ट करना है। एक बार अगर आपने टाइम देकर ये कंसेप्ट मैप बना लिए तो फिर से आपको लेसन को देखने की जरूरत नहीं करेगी। इसका बेनिफिट क्या है, सारे पॉलीमर आपके एक पेज पर आ जाएंगे, आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं बार बार। कौन सा पॉलीमर पूछा है तो क्या करना है, सारे पॉलीमर आपके एक पेज पर आ जाएंगे, मतलब जैसा ये जो पेज बनाया है उन्होंने, ठीक है ना। तो ये हमारे अंदर नहीं थे, ये तो एक्स्ट्रा दिया इंफॉर्मेशन के लिए। जो हम पढ़े हैं, जितने हम पढ़े हैं उतने सब हम यहां पर लिख लेंगे, उससे हमारा एक कंसेप्ट मैप प्रिपेयर हो जाएगा और हमें बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चंस 8